हेलो बच्चों, राधे राधे। और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग यू ए हैप्पी न्यू ईयर। और नए साल में आप लोग अपनी तैयारी में अच्छे से लग चुके हैं। तैयारियां सभी की बहुत अच्छी चल रही होंगी और बोर्ड का एग्जाम भी बिल्कुल पास है। तो आज आपके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज जिसमें हम हर एक चैप्टर की जितनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, टोटल फिजिक्स में 14 चैप्टर हैं और उन सभी चैप्टर में जितनी जितनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, चैप्टर बाय चैप्टर हर एक चैप्टर की 5-5, 6-6 डेरिवेशन जो बोर्ड में ज्यादा आती हैं, उन सभी के 1 बाय 1 सीक्वेंस में क्लासेस आपके डेली अपलोड होंगी। फिर उसके बाद उसके जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं, हर एक चैप्टर की 1 बाय 1 न्यूमेरिकल्स भी अपलोड होते रहेंगे। तो आप लोग इनसे अपने हर एक डेरिवेशन को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। पूरी प्रॉपर लैंग्वेज में कैसे आपको बोर्ड में लैंग्वेज लिखना है, लैंग्वेज के साथ में। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें जितनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आज हम उसे करेंगे। अगली क्लास में इसके जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सब के सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो देखिए इसमें जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, एक्सियल कंडीशन में कितना आएगा और इक्वेटोरियल कंडीशन में। तो सबसे पहले डेरिवेशन आपको जो करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, किसी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना एक्सियल पोजीशन। अब देखिए जो एक्सियल पोजीशन, इसका दूसरा नाम होता है एंड ऑन पोजीशन। नाम क्या है? एंड ऑन पोजीशन। या इसे बोलेंगे कि कितने एंगल पे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन में किसी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो देखिए डेराइव कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने डाइपोल बनाया। अब डाइपोल पे पता है चार्ज है -q एंड +q, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। डाइपोल के बीच की टोटल डिस्टेंस डूएल, ए इसका सेंटर हो, सेंटर से इस तरफ की डिस्टेंस l और इस तरफ भी l। अब हमें निकालना एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल का मतलब इसके एक्सिस पर, इसे एक्सिस पे कोई पॉइंट हमने P ले लिया या कोई पॉइंट A ले लिया, इस पॉइंट पे निकालना है। और ये पॉइंट A इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है। पॉइंट A इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है। तो बताना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस है कितनी आएगी। तो देखिए ये टोटल r है, इस तरफ l, तो डिस्टेंस बचेगी r - l। और यहाँ जो चार्ज है -q, अगर इससे हम बात करें डिस्टेंस, तो r + l। अब पॉइंट A पर हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने पढ़ा है कि किसी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जितने भी अगल बगल के चार्ज है सभी उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। अब पहले वाले चार्ज को देखिए पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अवे, मान लें E1। दूसरा चार्ज है नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा टूवर्ड्स, तो ये कितना हो गया E2। दो ही चार्ज हैं तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोनों के बीच का हम एंगल देखें तो दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री, मतलब दोनों अपोजिट हैं और हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले आप बोर्ड में क्या लिखेंगे कि क्या क्या आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो कैसे लिखेंगे लैंग्वेज, ये बच्चों पहले इसकी लैंग्वेज हम लिखेंगे कि कैसे हमें लैंग्वेज लिखना है। तो देखिए लैंग्वेज लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया, डाइपोल, तो हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर ए डाइपोल विद चार्ज -q and +q। let us consider a dipole with charge -q and +q separated by distance 2l, separated by distance 2l। we have to find electric field at point A on its axis। दिख रहा है हमें इसके एक्सिस पे पॉइंट ए पर क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें क्या दिख रहा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड,
और जो निगेटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्जेस E1 एंड माइनस क्यू चार्ज इज E2। तो जो Q1 चार्ज है प्लस Q, इसकी वजह से E1 है, निगेटिव चार्ज है E2। अब हम अप्लाई करेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। POS का मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आपके पास एक E1 है, दूसरा E2, दोनों में ज्यादा कौन होगा? तो देखिए जो प्लस वाला चार्ज है इससे डिस्टेंस कम है और जो निगेटिव वाली चार्ज इससे डिस्टेंस ज्यादा, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का तरीका होता है KQ/R²। तो डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगा, तो जिसकी डिस्टेंस कम है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। अब हमें दिख रहा है E1 की डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो नेट के लिए ज्यादा में से कम को माइनस किया, दोनों के एंगल 180 पर है, तो E1 माइनस E2। अब E1 की वैल्यू कितनी आएगी? KQ, डिस्टेंस R-L, तो R-L का स्क्वायर माइनस का KQ, दूसरे की डिस्टेंस R+L का स्क्वायर। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे चार्ज माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाए। ये जो डायरेक्शन आई, डायरेक्शन की वजह से, डायरेक्शन आने का रीजन ही क्या है? साइन। तो जब हम डायरेक्शन बना लेते हैं तो वहां पे कभी साइन का यूज नहीं होता। कभी कोई क्वेश्चन करें या डेरिवेशन करें इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स में, कभी भी साइन नहीं लिया जाता, क्योंकि साइन का काम होता है डायरेक्शन दिखाना। उसने डायरेक्शन बना दिया तभी यहाँ पर माइनस था। अब कॉमन इन दोनों में क्या है? KQ, नीचे 1/R-L का स्क्वायर माइनस 1/R+L का स्क्वायर। अब देखते हैं इसे सिंप्लीफाई करेंगे सभी कि सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा। तो देखिए KQ एलसीएम इसका R-L का स्क्वायर R+L का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं R-L स्क्वायर R+L का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई R+L का स्क्वायर माइनस R-L का स्क्वायर, देन KQ A+B A-B R² माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ऊपर इसे ओपन करिए, A+B का होल स्क्वायर, तो R² प्लस L स्क्वायर प्लस 2L माइनस, इसे ओपन करिए R² प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। अब इसे ओपन करें KQ R² प्लस L स्क्वायर 2RL माइनस R² माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, नीचे R² माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए R² L स्क्वायर ये कट जाएगा, 2RL प्लस 2RL जब दोनों को ऐड करेंगे तो KQ इंटू 4RL, नीचे R² माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा ले सकते हैं। अब हमें पता है जो डाइपोल मोमेंट होता है P की वैल्यू होती है Q इंटू 2L, P को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का तरीका होता है Q इंटू 2L। तो देखिए क्या इस चीज को हम थोड़ा ऐसा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, K इंटू 2QL इंटू 2QL जा चुका है 2R, नीचे R² माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 2 तो रहेगा ही K, 2QL ये वैल्यू होती है P की, तो 2KP ऊपर R² माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल in the axial position 2kpr by R² माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक चीज का ध्यान रखिए, अगर जो ये डिस्टेंस R है, डाइपोल बिल्कुल पास पास होते हैं, तो डाइपोल की जो बीच की लेंथ होती है बहुत कम होती है, उसे हम इस R की कंपैरिजन में अगर नेग्लिजिबल मान लें, इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, R की वैल्यू L से बहुत ज्यादा है, तो L स्क्वायर इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू L स्क्वायर। तो देखिए L स्क्वायर नेग्लिजिबल होगा R² के कंपैरिजन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2kpr, इधर L स्क्वायर नेग्लिजिबल हो गया, बचा R² का स्क्वायर है तो R की पावर 4 कट जाएगा, तो वैल्यू आएगी 2kp/r³। यही होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल में, जो बोर्ड में आपको डेराइव करने के लिए पूछा जाएगा।
तो एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp बाई आर क्यूब। अब k की वैल्यू को हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 1/4πε0 k की वैल्यू 2p बाई आर क्यूब। ए बोर्ड में एग्जाम में आपको डिराइव करना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल इन द एक्सियल पोजीशन 1/4πε0 2p बाई आर क्यूब। अब एक चीज कभी कभी और आपसे पूछ सकता है कि इसे वेक्टर फॉर्म में लिखिए, कि इसी चीज को लिखिए वेक्टर फॉर्म में कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन इन वेक्टर फॉर्म। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में हमें देखना है E और P की डायरेक्शन किस तरफ है। तो देखिए E1 और E2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट, E1 ज्यादा है तो ई तरफ काम करेगा। डाइपोल होता है माइनस से प्लस, माइनस इस तरफ प्लस इस तरफ, तो डाइपोल भी इसी तरफ काम करेगा। तो P और E सेम डायरेक्शन में है, मतलब सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव साइन, तो वेक्टर में ऐसा ले सकते हैं E नेट इक्वल 2kp बाई आर क्यूब। ए आ जाएगा एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इक्वल 2kp बाई आर क्यूब। P का मतलब डाइपोल मोमेंट, R की मतलब डिस्टेंस। तो समझ में आ गया। ए डेरिवेशन आपकी ने किया तो बोर्ड में 3 नंबर आपके कंफर्म हो जाते हैं। अब आते हैं हम सेकंड डेरिवेशन पे, करते हैं सेकंड डेरिवेशन। ए डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो इसका दूसरा नाम होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए कभी कभी इक्वेटोरियल ना लिखकर ब्रॉड साइड ऑन लिखा है, तब भी समझ जाएंगे कि हमें परपेंडिकुलर वाला निकालना है, या इस नाम से आ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इन तीनों नामों में से किसी भी नाम से आ जाए, इक्वेटोरियल पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही सेम डेरिवेशन आपको करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा सभी। हमारे पास क्या है? डाइपोल इक्वेटोरियल पोजीशन। तो पहले हमने डाइपोल बनाया, इस तरफ माइनस क्यू चार्ज, इस तरफ है प्लस क्यू चार्ज, इस तरफ माइनस क्यू, दूसरी तरफ प्लस का क्यू चार्ज। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 12। ए इसका ओरिजिन है, सेंटर O। अब इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर? इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर हमने कोई एक पॉइंट ले लिया A। इस पॉइंट A पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये आपको निकालना है। तो पहला वाला चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये हमेशा किस तरफ होगा? दूर की तरफ। दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये टुवर्ड्स E2। ध्यान से देखिए, पॉजिटिव चार्ज से अवे, नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स। अब इस तरफ की भी लेंथ L है और इस तरफ की भी लेंथ कितनी है? L। तो पॉजिटिव वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और नेगेटिव वाले से किस तरफ? टुवर्ड्स। तो चलिए हम इस साइड को निकाल लेते हैं, साइड कैसी है। तो देखिए L है और AR, ए एंगल 90 डिग्री है, तो इसका हाइपोटेनस आएगा √r² प्लस L²। सेम यहाँ पर निकालें तो √r² प्लस L²। अब देख रहे हैं इस ट्राइंगल में दोनों साइड √r² प्लस r², ये दोनों सेम है। अब अगर ट्राइंगल में दो साइड सेम है तो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जो साइड सेम है उनके साथ वाला एंगल भी सेम होगा, तो ये भी एंगल थीटा मान लिया, ये भी एंगल कितना? थीटा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, साइड सेम तो सामने वाले एंगल भी सेम, ठीक है। अब ये ट्राइंगल कैसा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब बात करते हैं इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, जो आपके पास पॉजिटिव वाला चार्ज है, कितना आएगा? इक्वल टू KQ। इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, r² प्लस L²। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज से निकाल लें तो KQ, डिस्टेंस तो वही है √r² प्लस L², तो r² प्लस L²। अब ध्यान से देखिए फर्स्ट और सेकंड, क्या दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर दिख रही है? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डायग्राम में हमें सेम है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड E1 इक्वल टू E2।
मतलब ये जो E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे ये मैग्नीट्यूड में बिल्कुल सेम होंगे। अब चलिए आते हैं इसके कंपोनेंट पे, ध्यान से देखिएगा कंपोनेंट। ए इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है, तो यहाँ पर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करें तो जब एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा बन जाएगा। अब बात करते हैं E2 की, एंगल थीटा है, यहाँ पे थीटा है तो इसके अल्टरनेट में एंगल है। देखिए यहाँ थीटा तो इसका अपोजिट भी कितना बनेगा थीटा, क्योंकि ए वाली लाइंस और ए वाली लाइंस पैरेलल है, यहाँ थीटा तो यहाँ पर थीटा। अब इसके कंपोनेंट करते हैं, इधर E1 एंगल थीटा तो इस तरफ कंपोनेंट E1 cos थीटा और परपेंडिकुलर में कितना E1 sin थीटा। दूसरा इस तरफ E2 है, इस तरफ का कंपोनेंट आएगा E2 cos थीटा, नीचे की तरफ परपेंडिकुलर E2 sin थीटा। ऐसे कंपोनेंट बन गए। अब एक चीज हमें पता है कि E1 और E2 बराबर है, E1 एंड E2 आर सेम। जब E1 E2 सेम है तो इस डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ बनाए कंपोनेंट को ध्यान से। ऊपर की तरफ E1 sin थीटा, E1 की जगह दोनों सेम है तो हमने मान लिया E है, E sin थीटा। नीचे भी कितना E sin थीटा। देखिए ऊपर E1 sin थीटा लेकिन E1 E2 बराबर है तो E sin थीटा, नीचे भी E sin थीटा। इस तरफ देखिए एक पहला भी E cos थीटा, दूसरा भी E cos थीटा, कंपोनेंट हो गए। अब E sin थीटा E sin थीटा अपोजिट है एक दूसरे के, अपोजिट वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दोनों को ऐड करने पर E cos थीटा प्लस E cos थीटा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2E cos थीटा। कितना आया 2E cos थीटा। 2 E की वैल्यू कितनी है निकाल चुके हैं, KQ बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जो E है वही E1 E2 बराबर cos थीटा। इस डायग्राम से देखकर बताइए cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना L और हाइपोटेनस है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा 2, ऐसा लिखने से ऊपर को K इंटू 2QL, नीचे इसका मल्टीप्लाई करें तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए जैसे मल्टीप्लाई होता है x रूट x तो आता है x की पावर 3/2, तो उसी तरीके से फंक्शन और रूट में तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब थोड़ा सा वैल्यू पुटअप करिए, डाइपोल मोमेंट हमें पता है P की वैल्यू Q इंटू 2L, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2QL की वैल्यू P, तो KP नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपन के पास आया KP बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये याद रखना है इक्वेटोरियल पोजीशन में। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो R की वैल्यू होती है ये L के कंपैरिजन में बड़ी है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर से और बड़ी होगी, सो एल स्क्वायर इज नेग्लिजिबल। किसके कंपैरिजन में आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू आर स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा KP। अब एल स्क्वायर नेग्लिजिबल है तो बचा आर स्क्वायर, इसकी पावर है 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा KP बाई आर क्यूब। तो जब इक्वेटोरियल पोजीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो KP बाई आर क्यूब, K की वैल्यू 1/4πε0 P बाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला मस्ट है याद रखना कि इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 P बाई आर क्यूब। अब एक चीज ध्यान रखिए, अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए कि वेक्टर फॉर्म में कितना आएगा, तो वेक्टर फॉर्म में भी बता सकते हैं। क्या करना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में, डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। देखिए E1 E2 इस तरफ, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है, डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस, तो माइनस चार्ज इधर प्लस चार्ज इधर, तो डाइपोल इस तरफ, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट में अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो माइनस का साइन आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस का K वेक्टर P बाई आर क्यूब। तो ये नेट इक्वल टू माइनस KP बाई आर क्यूब, जैसे उसमें आया था 2KP बाई आर क्यूब, तो माइनस का KP बाई आर क्यूब वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म नहीं है, नॉर्मल है, तो KP बाई आर क्यूब। ये डेरिवेशन अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो 3 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसे नोट करिए जल्दी सभी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं तीसरी डेरिवेशन। ये तीसरी डेरिवेशन तो और भी इंपॉर्टेंट है। क्या डेरिवेशन है,
टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा। अब चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे सभी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जो लाइंस हो पैरेलल हो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जानना बहुत जरूरी है। लाइंस पैरेलल हो, स्ट्रेट हो और इक्विडिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब लाइंस पैरेलल, स्ट्रेट और इक्विडिस्टेंस। अगर ये तीनों कंडीशन है तब उसी को हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है। अब इसमें हमने किसी डाइपोल को रखा, एक कोई डाइपोल रखा हमने थीटा एंगल पे। थीटा एंगल पे निकाल ले तो फिर हमें थीटा को 0 रख दे तो पैरेलल में 90 रख दे परपेंडिकुलर, तो हर एक कंडीशन में पता चल जाएगा। अब डाइपोल में इस तरफ चार्ज -q है, दूसरा +चार्ज q। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस तरफ लगाया है। अब सबसे पहले दोनों एंड पर फोर्स पता करना पड़ेगा कि फोर्स कितना आएगा। तो देखिए डाइपोल की लेंथ हमने 2l ले ली, ये इसका सेंटर है तो इस तरफ का भी l आएगा, इस तरफ का भी l। तो अगर हमारे पास चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने पढ़ रखा है कि चार्ज कभी भी पॉजिटिव हो तो उस पर लगने वाला फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। तो इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना आएगा, फोर्स इक्वल टू Q इंटू E। फोर्स निकाल लिया। दूसरा, अगर चार्ज हमारे पास निगेटिव है तो निगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, F की वैल्यू कितनी, Q इंटू E। माइनस क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन शो कर रहा है, तो डायरेक्शन इस तरफ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेट फोर्स। तो नेट फोर्स हमारे पास कितना आएगा, तो नेट फोर्स आपको दिख रहा है इधर +QE, इधर अपोजिट डायरेक्शन में QE, दोनों के बीच का एंगल 180 है तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0। तो एक क्वेश्चन बनता है कि कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो नेट फोर्स कितना आएगा, तो नेट फोर्स हमेशा 0, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या कुछ भी हो। अगर कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला फोर्स हमेशा कितना, 0। तो ध्यान रखेंगे सभी। पहले इसकी लैंग्वेज नोट करते हैं, लिखिए लेट अस कंसीडर a electric dipole is placed, let us consider electric dipole is placed in a uniform electric field. Let us consider electric dipole is placed in a uniform electric field, then the force act on charge plus Q will be in direction of electric field and minus Q will be in opposite direction of electric field। तो जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज के लिए अपोजिट डायरेक्शन। सो नेट फोर्स इक्वल टू 0। अब नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब नो ट्रांसलेशनल मोशन। इसका मतलब ये डाइपोल कभी आगे नहीं जाएगा, आगे की तरफ कोई मोशन नहीं है, नो ट्रांसलेशनल मोशन। तो जब कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो नेट फोर्स 0, मतलब नो ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब ये डाइपोल आगे नहीं जाएगा। फोर्स लग रहा है बट नेट फोर्स 0 है तो आगे की मोशन पॉसिबल नहीं है। अब अगर आगे नहीं जाएगा तो फिर क्या करेगा, तो डाइपोल रोटेट करेगा या नहीं करेगा उसके बारे में लिखते हैं। अब देखिए फोर्स है QE, ए इसका सेंटर है तो इस पर एक टॉर्क काम करेगा और देखिए इस वाले फोर्स की लाइन इस तरफ है, इस वाले फोर्स की लाइन, तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग, इसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरफ, इसका लाइन ऑफ एक्शन। तो जब फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग हो, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हो, तो हमेशा वो टॉर्क को प्रोड्यूस करेंगे। और टॉर्क का क्या तरीका होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले देखिए फोर्स इस तरफ, डिस्टेंस ए वाली कितनी हो जाएगी, L, तो इस पर टॉर्क लगेगा टाउ। दूसरा इस पर टॉर्क लगे, फोर्स इस तरफ, सेंटर इस तरफ, ए वाला इस तरफ घुमाएगा तो टॉर्क इस तरफ आएगा टाउ। सो नेट टॉर्क, अब हम बात करेंगे नेट टॉर्क की। नेट टॉर्क एक्ट ऑन डाइपोल टाउ नेट
तो देखिए दोनों जो टॉर्क है दोनों के दोनों कैसे हैं, क्लॉकवाइज, ये वाला भी क्लॉकवाइज, दूसरा वाला भी क्लॉकवाइज। तो जब टॉर्क सभी क्लॉकवाइज में है तो नेट टॉर्क आएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2, ये होगा। टाउ 1 की वैल्यू कितनी है, तो टॉर्क का तरीका हमें निकालना है, टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। दूसरा भी टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब एल है थीटा है, तो इस तरफ का पता है एल कॉस थीटा, तो परपेंडिकुलर वाला कितना, एल साइन थीटा। तो इधर फोर्स क्यू ई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा। दूसरे वाले पर भी फोर्स कितना है, क्यू ई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एल साइन थीटा। दोनों को ऐड कर दें, 2 क्यू ई एल साइन थीटा। अब देखिए जैसे एल साइन थीटा तो इसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम आएगी ना, एंगल थीटा, एल लेंथ एल है तो इस तरफ एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा। अब इसे लिखें E इंटू 2QL इंटू साइन थीटा। अब 2QL किसकी वैल्यू होती है, P, तो इधर P इधर E इधर साइन थीटा। तो टॉर्क जब भी आपसे कहा जाए डेराइव करने के लिए तो नेट टॉर्क किसी डाइपोल पे कितना लगेगा, PE साइन थीटा। ध्यान रखना है डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क हमेशा आएगा PE साइन थीटा। अब अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में नेट टॉर्क आ जाएगा, जैसे देखिए लिखते हैं हम A क्रॉस B का मतलब होता है AB साइन थीटा, उसी तरीके से P साइन थीटा को लिख सकते हैं P क्रॉस E। तो नेट टॉर्क की वैल्यू P साइन थीटा, याद रहेगा, नेट टॉर्क P क्रॉस E, PE साइन थीटा, ठीक है। अब बात करें इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, टाउ मैक्स। तो देखिए P और E डिपेंड करें थीटा एंगल पे, साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा 90 है, तो टाउ मैक्स आएगा जब थीटा की वैल्यू 90 हो, और थीटा को 90 रखें तो P साइन 90, और साइन 91 आएगा तो टॉर्क मैक्स की वैल्यू आ जाएगी PE, तो मैक्सिमम टॉर्क PE। दूसरे की बात करते हैं, एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो तो थीटा को अगर हम 0 रखें तो टाउ की वैल्यू PE साइन 0, साइन 0 भी 0 आएगा तो टॉर्क 0। अब देख रहे हैं थीटा 0 टॉर्क भी 0, फोर्स पहले से 0 है, तब इसे हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कभी कोई भी पूछा जाए स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, थीटा 0 होगा तो टॉर्क भी 0, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर थीटा हो 90 डिग्री, थीटा 180 डिग्री हो तो भी नेट टॉर्क कितना आएगा, 0, PE साइन 180 0। लेकिन इस इक्विलिब्रियम का नाम होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इतनी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, मैक्सिमम टॉर्क कितना आएगा PE, स्टेबल इक्विलिब्रियम में टाउ 0, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में टाउ 0, लेकिन थीटा 0 है तो स्टेबल, थीटा 180 है तो अनस्टेबल। तो जल्दी से नोट कर डालिए। तो देखिए बच्चों, जो आपसे अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ को डिराइव करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गॉस लॉ से। तो सबसे पहले हम सीखते हैं गॉस लॉ होता क्या है। तो देखिए गॉस लॉ का मतलब क्या है, तो गॉस लॉ को डिफाइन करिए। तो गॉस लॉ को डिफाइन कैसे करते हैं, स्टेटमेंट आपको याद रखना है। गॉस लॉ क्या होता है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a closed surface, the net electric flux through a closed surface is always 1 by epsilon naught times to the 1 by epsilon naught times to the net charge enclosed by surface। देखिए क्या लिखा है, The net electric flux through a closed surface is always 1 by epsilon naught times to the net charge enclosed by the surface। उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसी से हमें निकालना है गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 by epsilon naught times to the net charge Q net। तो फाई को हम लिखते हैं Q net by epsilon naught, इसी को बोलते हैं गॉस थ्योरम, याद रहेगा, फाई इक्वल टू Q net by epsilon naught।
अब अगर इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो फाई को लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि गॉस थ्योरम क्या है तो आप ये बताएंगे फाई इक्वल क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, या वेक्टर फॉर्म में क्या पढ़ेंगे सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी का नाम होगा गॉस लॉ, याद रहेगा, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जल्दी से इसे नोट करिए, फिर आते हैं इसके डेरिवेशन पे कि गॉस लॉ का डेरिवेशन क्या है। तो इसके डेरिवेशन को समझते हैं सभी। डेरिवेशन, तो देखिए इसका डेरिवेशन क्या है। डेरिवेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने कोई क्लोज सरफेस बना लिया, ये कोई स्फीयर है, इसके अंदर एक हमने चार्ज रखा क्यू, हमारे पास कोई चार्ज था उसे हमने सरफेस से क्लोज कर दिया, इस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो कोई चार्ज हमारे पास था उसे किसी गॉसियन सरफेस से हमने क्लोज कर दिया, तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा या जो फ्लक्स आएगा उसे हम निकालते हैं। तो देखिए सभी, चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो तो हमेशा रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड। अब इसके कहीं पर हम कोई पॉइंट लें, कोई भी छोटा सा एलिमेंट जहां से पास कर रहा है, तो हमने सीख रखा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर आएगा सरफेस के परपेंडिकुलर, देख एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली जाएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0। अब छोटा सा एरिया है तो लिखा हमने डी ए, तो हम अगर फ्लक्स निकाल लें तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, छोटा सा फ्लक्स डी फाई ई डी ए, दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो फाई होता है, फाई की वैल्यू लिखते हैं इस तरीके से ई ए कॉस थीटा, तो एंगल कॉस 0, देन डी फाई की वैल्यू कितना ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू है। अब ऐसे यहाँ पे अगर हम फ्लक्स निकालें डी फाई तो सेम वैल्यू ई डी ए, देखिए एरिया तो इसी तरफ होगा डी ए, एंगल 0, इस तरफ भी डी और एंगल की वैल्यू 0, तो डी फाई की वैल्यू ई डी ए। अब हमने डी फाई निकाल लिया, तो जैसे हमारे पास डी फाई आया वैल्यू ई डी ए, अब हमें निकालना क्या फ्लक्स के बाद में, तो ध्यान से देखिए दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इधर इंटीग्रेट करें डी फाई, इधर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब देखिएगा ध्यान से डी फाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी निकालनी है पॉइंट चार्ज से, अगर डिस्टेंस आर है तो ई तो हमेशा फिक्स आएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ई के बारे में सोचना ही नहीं, ई तो हमेशा फिक्स है, तो बाहर अंदर डी ए, तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई ई का 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और डी ए का इंटीग्रेशन आ जाएगा ए, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर सार स्क्वायर, फाई की वैल्यू कितनी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो आपने लिखा था कि जो नेट फ्लक्स आएगा हमेशा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो समझ में आया डेरिवेशन, इसे नोट करा लिए, फिर आते हैं इसकी एप्लीकेशन पे। तो चलिए बच्चों हम सीखेंगे कि गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन क्या क्या है। एप्लीकेशन में देखिए 3 एप्लीकेशन है, और 3 में से स्टार्टिंग के 2 वाले तो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखिए सबसे पहला वाला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। अगर हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड के लिए। तो देखिए क्या किया हमने कोई इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर ले लिया, ये कोई चार्ज वायर है इनफाइनाइट लॉन्ग, इस तरीके से इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है। अब इस इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर से किसी डिस्टेंस r पर हमसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। अब हमें इस पॉइंट पर निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने सीखा था गॉस थ्योरम में कि जिस भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को हमें पहले गॉसियन सरफेस से क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि गॉस थ्योरम एप्लीकेबल है किसके लिए, किसके लिए एप्लीकेबल है, जिस भी पॉइंट पे निकाले वो गॉसियन सरफेस के अंदर आना चाहिए। तो इस पॉइंट को पहले हमें क्लोज करने के लिए गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, और सीखा था गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होती है, तो यहाँ से जितनी दूरी पर ऐसे इस तरफ है वैसे दूसरी दूरी पर इतना है। अब इसे क्लोज करना है तो ऊपर से सिलेंडर बना दिया,
तो याद रखना है, जब किसी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो गॉसियन सरफेस हमेशा कैसी बनेगी, सिलेंड्रिकल। तो ये इसकी गॉसियन सरफेस है जो कि शेप में कैसी है, सिलेंड्रिकल। अब देखिए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, r डिस्टेंस पर निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हमारे पास जो चार्ज है पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमेशा रेडियली आउटवर्ड। किसी भी पॉइंट पे निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। और बात करें एरिया वेक्टर, तो अगर हमने छोटा सा एलिमेंट लिया तो एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर, क्योंकि सीखा था गॉसियन सरफेस में एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, दोनों के बीच का एंगल कितना, 0। ऐसे हम जितने भी पॉइंट लें, हर पॉइंट यहाँ की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर DA, तो यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा, 90। इस तरफ की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ DA, नीचे की तरफ परपेंडिकुलर, एंगल कितने का, 90। लेकिन ये वायर 1D है, तो 1D की हमें एक साइड की बात करनी है, चाहे इस तरफ ले हम चाहे इस तरफ। तो 1D ऐसा नहीं कि आपने इस तरफ भी ले लिया इस तरफ, 1D का मतलब होता है एक तरफ लेना। तो इसकी हमने एक तरफ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड DA और एंगल कितना है, 0। तो हमने क्या किया, इसमें पहले जो किया उसे नोट करिए। तो लिखेंगे सभी, लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ लेंथ। अब इसकी लेंथ तो इन्फिनिटी है, लेकिन जो हमने लेंथ ली है इस लेंथ को हमने मान लिया कितना है, L, एक फिक्स लेंथ ले ली। यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ लेंथ L, एंड अब इस पे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जब कभी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो एक टर्म आता है लैम्डा। लैम्डा को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इस लैम्डा का मतलब होता है Q/L, कितना चार्ज कितने लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, ये मान ले कोई पॉइंट P है, and we have to find electric field at point P at distance small r from charge wire। और ये जो चार्ज वायर है इससे r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखिए क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है तो पहले आपने गॉसियन सरफेस बनाया, गॉसियन सरफेस कैसी है, सिलेंड्रिकल, ये सब आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब हमें इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो चलिए बच्चों हम अप्लाई करते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, एलिमेंट है DA, तो इसका जो छोटा सा एलिमेंट DA है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई। अब एक छोटा सा एलिमेंट DA है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी छोटा सा आएगा, d फाई की वैल्यू E इंटू DA, और एंगल है cos 0, तो d फाई इक्वल टू E DA cos 0 की वैल्यू 1, d फाई आ गया EDA। अब आपको d फाई पता है और इधर वैल्यू EDA। अब दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड। अभी ऊपर वाले को क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऊपर एंगल 90 है तो फाई 0 बनेगा, इधर भी फाई कितना बन जाएगा, 0, तो इन्हें तो छोड़ दिया हमने, d फाई इधर EDA। अब d फाई का इंटीग्रेशन फाई इधर E इंटू A। अब फाई की वैल्यू कितनी होती है, Q/ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है और एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एरिया आपको पता है, एरिया इस सिलेंडर का एरिया A इक्वल टू कितना, 2πRL। अब ध्यान से थोड़ा और देखिएगा, Q लैम्डा इक्वल Q/L, तो Q की वैल्यू कितनी, लैम्डा इंटू L बाई ε0, इधर 2πRL और साथ में E का मल्टीप्लाई, L से L कट जाएगा, E की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा बाई 2πR/ε0। तो अगर कोई आपके पास इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और उससे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम का अप्लाई करके, E इक्वल टू लैम्डा बाई 2πR/ε0। अब एक चीज को अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 2 लैम्डा, नीचे आ जाएगा 4πε0 इंटू R। 2 का मल्टीप्लाई किया 2 लैम्डा, नीचे 2 का मल्टीप्लाई 4 πε0। अब ये वैल्यू पता है कि जो 1/4πε0 होता है
ये वैल्यू होती है के की, तो 2k लैम्डा बाई आर। इसे भी याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर, 2k लैम्डा बाई आर। इसका थोड़ा सा ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसा बनेगा। तो दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का जो रिलेशन है डिक्रीजिंग, जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तो ग्राफ बन जाएगा इस शेप। और इस शेप का नाम क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ग्राफ की शेप होगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो समझ में आ गया? जल्दी से इसे नोट करा लिए, फिर आते हैं सभी नेक्स्ट पार्ट पे। निकालना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, प्लेन शीट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, प्लेन शीट की वजह से अगर हमारे पास कोई प्लेन शीट है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इस प्लेन शीट की वजह से इसके इस तरफ, अब ये प्लेन शीट है तो प्लेन शीट किस में आएगी? 2D में। तो इसके इस तरफ या इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? क्योंकि इसमें दो फेसेस हैं, सामने भी पीछे भी, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा आपको निकालना है। तो बिल्कुल सेम तरीका, आपने इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है सिग्मा, सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा का नाम क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। अब इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसी पर हमें देखना है। तो बताइए, जिस पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले उस पॉइंट को क्लोज करना पड़ेगा, और क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस, पहले चार्ज को ऐसे पैक किया तो इस तरफ भी पैक करना पड़ेगा। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो जो गॉसियन सरफेस हमारे पास बनेगी, एक गॉसियन सरफेस कैसी होगी? सिलेंड्रिकल। पहले में भी सिलेंड्रिकल था, अगर प्लेन शीट है तब भी कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल। अब ये चार्ज इसके अंदर इनक्लोज है, तो सबसे पहले देखना है चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये हमेशा अवे। दूसरा, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड, दोनों के बीच का एंगल 0। यहाँ कहीं बात करें तो एरिया तो इस तरफ आएगा DA, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ, तो एंगल कितने का? 90। इस तरफ बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर DA, एंगल 0 डिग्री। बाकी कहीं पर भी निकाल लें, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, एंगल 90। तो दो केसेस आपको दिख रहे हैं जहां पर एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसकी लैंग्वेज को नोट करते हैं। तो क्या करेंगे सभी? लेट अस एज्यूम ए प्लेन शीट, कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी? सिग्मा ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑन विच चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिस पर चार्ज कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देख रहे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें क्या करना है? और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at distance small r from plane sheet, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे। किससे? प्लेन शीट की वजह से। तो देखिए कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तरीका क्या होता है? सबसे पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट फ्लक्स की बात करते हैं, डी फाई। तो डी फाई यहाँ पर किसकी वजह से? एक तो यहाँ पर EDA cos 0 प्लस दूसरा वहां पर EDA cos 0। अब डी फाई EDA cos 0 की वैल्यू 1, EDA cos 0 की वैल्यू 1, तो डी फाई आ जाएगा 2EDA। क्यों? अब दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डी फाई का इंटीग्रेशन इधर 2EDA।
अब डी फाई का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना आ जाएगा, फाई, इधर 2e डी का इंटीग्रेशन ए, फाई की वैल्यू कितनी होगी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इधर 2e, इसका हमें एरिया निकालना है, तो एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी देख लेते हैं सभी, एरिया को भी एरिया में दिए, हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू आती है क्यू बाई ए, तो जहां क्यू है क्यू की जगह पे कितना आएगा, सिग्मा इंटू ए, तो क्यू इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, इधर 2e, एरिया से एरिया कट जाएगा, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ई की वैल्यू दिख रहा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई हमारे पास प्लेन शीट है तो हमेशा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद रहेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज का ध्यान रखिए इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है सिग्मा कितना चार्ज है और एप्सिलॉन नॉट, हम चाहे प्लेट से यहाँ पे निकालें, यहाँ पर निकालें, यहाँ पर निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी, तो प्लेन शीट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, याद हो जाएगा, जल्दी नोट करा ली सभी से। तो हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल सेल, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है, या तो हॉलो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, तीनों के केस में सेम वैल्यू आएगी। अब हमारे पास कैसा है, स्फेरिकल सेल, तो याद रखिए अगर कोई भी स्फेरिकल सेल है चाहे हॉलो है या सॉलिड, सॉलिड में कंडक्टिंग, तो उस पर जितना भी चार्ज होगा पूरा का पूरा चार्ज हमेशा कहां पर होता है, सरफेस पे, तो इस चीज को ध्यान में रख के आपको डेरिवेशन करना है। तो आपके पास कोई चार्ज बॉडी है, चार्ज स्फेरिकल सेल, अब चार्ज स्फेरिकल सेल में जो चार्ज होगा, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस, कोई भी सेल हो तो चार्ज हमेशा कहां पर होगा, सरफेस पे, ध्यान रखना है। अब इसकी रेडियस आपने मान ली कितनी आर है, अब इसमें तीन कंडीशन में आपको निकालना है, एक इसके आउटसाइड में पूछा जा सकता है, मान ली पॉइंट है P, दूसरा एक सरफेस पे Q, और तीसरा इनसाइड आपने मान लिया S। तो तीन कंडीशन बनेंगी, एक आउटसाइड, दूसरा सरफेस पे, और तीसरा होगा इनसाइड, कि इनसाइड में कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए बिल्कुल आसान तरीका है। अब अगर चार्ज सरफेस पर है तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई ए, सिग्मा का नाम क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा का नाम सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखिए कैसे आपको डिराइव करना है, देखते हैं सभी। पहले आपने वही एज्यूम कर लिया, लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल सेल of radius capital R at which charge is uniformly distributed, charge is uniformly distributed, चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी is sigma and we have to find electric field at outside, surface, inside। तो हमें आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड तीनों जगह पे निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आउटसाइड की, तो एक एक पॉइंट वाइज निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है आउटसाइड कि आउटसाइड में कितना आएगा, तो ध्यान से देखिएगा जब आउटसाइड में निकालेंगे तो ये आपके पास स्फेरिकल सेल है, इसकी रेडियस कितनी है r। अब इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे चार्ज कितना है q। अब इसके सरफेस से इधर कोई पॉइंट आउटसाइड में है p, जिसकी डिस्टेंस रेडियस r थी, इसकी डिस्टेंस r। अब इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो बताइए क्या करना पड़ेगा। तो गॉस थ्योरम याद है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उस पॉइंट पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना पड़ेगा, और गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास करता जाए। तो हमने ड्रॉ किया है गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस पे आप देखिए, इस चार्ज इसके अंदर है तो चार्ज की वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ डी ए, दोनों के बीच का एंगल कितना, 0। तो जो एक छोटा सा फ्लक्स आएगा डी फाई,
किसकी वजह से? ई और डी ए, ई डी ए, और एंगल कितना है? 0। तो डी फाई की वैल्यू ई डी ए कॉस 0 1, तो डी फाई आ जाएगा ई इंटू डी ए। ठीक है, अब दोनों साइड को हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखिए जैसे हमने दोनों साइड को इंटीग्रेट किया तो डी फाई का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? फाई। द डी फाई का इंटीग्रेशन अगर लिखे भी यहाँ डी फाई, इधर ई डी ए, तो डी फाई का तो आ जाएगा फाई, इधर ई बाहर हो जाएगा डी ए, डी ए का कितना? ए। अब वैल्यू लिखते हैं सभी, फाई की वैल्यू कितनी आएगी? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें ई निकालना है, ई इंटू ए फ्लक्स। अब बताइए जो एरिया है, एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो एरिया की वैल्यू तो हम बात करें, एरिया गॉसियन सरफेस का स्फेरिकल है तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब जब हमें आउटसाइड में निकालना हो किसी स्फेरिकल सेल से, तो स्फेरिकल सेल से आउटसाइड में हमेशा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। याद हो जाएगा सभी को। अब बात करें सरफेस पे, ये आउटसाइड के लिए आ गया। जब बात हो सरफेस की तो बताइए जैसे पॉइंट यहाँ पर आएगा तो सरफेस से स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर, तो ई की वैल्यू कितनी आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तीसरी बात होती है इनसाइड, कि इसके अंदर कितना आएगा? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखिएगा, इनसाइड ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है। अब इसके अंदर की बात करते हैं, तो जब इसके अंदर की हम बात करेंगे तो इसके अंदर ये मान लिया कोई पॉइंट हमने ले लिया आर, या कोई पॉइंट हमने आर ले लिया, ठीक है, आर रेडियस है तो हमने एस ले लिया। अब इसी चीज को थोड़ा अलग से बना लेते हैं यहाँ पे, कि आपके पास स्फीयर था इस तरीके से, चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसके अंदर हमें निकालना, इसकी रेडियस आर थी, तो इसके अंदर हमने कोई पॉइंट एस ले लिया। अब गॉसियन थ्योरम से आपने क्या सीखा था? गॉस थ्योरम से जिस पॉइंट पर निकालना उसे क्लोज करना पड़ेगा। तो एक हमने गॉसियन सरफेस खींची, रेडियस स्मॉल आर, इसकी हमने डिस्टेंस आर मान ली। अब बताइए गॉस थ्योरम क्या आपको कहता है कि फाई इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई की वैल्यू ई इंटू ए, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए, जबकि हमें पता है कि ये स्फेरिकल सेल है तो चार्ज पूरा का पूरा बाहर आएगा। अब चार्ज अगर बाहर है तो अंदर वाला चार्ज 0, तो जब चार्ज ही 0 हो गया तो नीचे एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? 0। तो याद रखना है, किसी भी स्फेरिकल सेल चाहे कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग, उसके अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा और हमेशा कितना आएगा? 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर विल बी ऑलवेज 0। याद कर लेंगे सभी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर विल बी ऑलवेज 0। मस्ट है इतना आपको प्रिपेयर करना। अगर आपने इतना प्रिपेयर कर लिया तो चैप्टर 1 में कोई भी डेरिवेशन छूटेगा नहीं, सब के सब डेरिवेशन आप करके आएंगे। अब अगली क्लास में इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब के सब एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल्स आपको कराते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से देखते रहिए। बाय बाय।